हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है लोनली हार्ट्स और ये मूवी एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित एक डिटेक्टिव मूवी भी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी को बताया जाता है जो अपनी एनिवर्सरी का केक बना रही होती है। वो लेडी डिनर टेबल सजाती है और अपने पति का वेट करने लगती है, पर जब काफी देर तक उस लेडी का पति नहीं आता तो वो लेडी अपनी वेडिंग रिंग उतारकर बाथरूम में जाती है और वो लेडी रिवॉल्वर से अपने आप को ही गोली मारकर आत्महत्या कर लेती है। जिस लेडी ने सुसाइड किया होता है, इस लेडी का नाम एनी होता है और ये लेडी डिटेक्टिव एल्मर रॉबिन्सन की वाइफ होती है। आगे हमें इस घटना के 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जब डिटेक्टिव रॉबिन्सन अपने जोड़ीदार डिटेक्टिव चार्ल्स के साथ डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां पर 2 मुजरिमों को सजाए मौत दी जानी होती है। रॉबिन्सन वहां पर उस चेयर को देखता है जिस पर बैठाकर उन 2 मुजरिमों को सजा दी जानी थी। इस चेयर पर जिन 2 अपराधियों को सजा दी जाने वाली होती है, उसमें एक अपराधी बॉय रे फर्नांडिस होता है। आगे हमें रे फर्नांडिस नाम के लड़के की कहानी बताई जाती है। वो ऐसी लेडीज को ढूंढता है जो लेडी विधवा हो या फिर वो लेडीज अकेली हो, जो लेडी न्यूज़पेपर में लोनली हार्ट नाम के कॉलम में एडवर्टाइजिंग देती हो, उन्हें किसी के साथ की जरूरत हो। रे उन लेडी को ढूंढकर उन्हें बेवकूफ बनाता है और उनसे शादी का वादा करता है और उनके पैसे लूटकर चला जाता है। दूसरी तरफ एनी के सुसाइड के बाद डिटेक्टिव रॉबिन्सन एक्टिव केस में भाग लेना बंद कर चुका होता है। वो बस एक डेस्क पर बैठा होता है और फोन पर सभी का जवाब देता है। उसका अब काम में इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। आगे चार्ल्स रॉबिन्सन को कहता है, चलो हम लोग चल के कहीं बियर पीते हैं। तब रॉबिन्सन कहता है, नहीं मुझे घर जाना है, और वो घर जाने लगता है। तभी ऑफिस में काम करने वाली डिटेक्टिव रेने रॉबिन्सन को लिफ्ट ऑफर करती है। तब रॉबिन्सन कहता है, नहीं मुझे लिफ्ट की जरूरत नहीं है, मैं ट्रेन से जाऊंगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि रे फर्नांडिस लोनली हार्ट कॉलम में से एक लेडी का चुनाव करता है जिसका नाम मार्था बेक होता है। मार्था होटल में आकर रे का इंतजार करने लगती है। असल में मार्था भी एक ठग होती है और उसका भी बैकग्राउंड काफी बुरा होता है। उसका काफी लोगों ने इस्तेमाल किया होता है, उसके भाई ने भी, जो कि 10 साल की उम्र से उसका रेप कर रहा होता है। रे भी होटल में आता है और वो मार्था को अपना नया शिकार समझकर उसके सामने वैसा ही डायलॉग बोलता है जैसा कि वो दूसरी औरतों के सामने बोला करता था। रे और मार्था को दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्शन हो जाता है। आगे मार्था बेड पर होती है और रे बाथरूम में होता है और रे वहाँ पर मार्था का पर्स चेक करता है। तब रे को पता चलता है कि मार्था के पास करने के लिए कोई जॉब नहीं थी। रे मार्था के पर्स को देखकर समझ जाता है कि मार्था के पास लूटने के लिए कुछ नहीं है। तब रे बाथरूम के बाहर आता है और उसके पास एक न्यूज़पेपर भी होता है और रे मार्था को बाद में मिलने का बोलकर वहां से निकल जाता है। तब मार्था भी उस न्यूज़पेपर को देखती है तो उसमें एक रईस आदमी के फ्यूनरल के बारे में आर्टिकल लिखा हुआ था। उसे देखकर मार्था समझ जाती है कि रे कहाँ गया होगा। आगे रे उस रईस आदमी के फ्यूनरल में जाता है और उसकी विधवा को पटाने की कोशिश करने लगता है। तब उस लेडी का लड़का समझ जाता है कि रे झूठ बोल रहा है और वो एक फ्रॉड है। ये जानकर वो लड़का रे को एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है। उसी वक्त वहाँ पर मार्था भी आ जाती है और वो रे के बनाए हुए नाटक में भाग लेकर कहती है, तुमने रे को मारकर गलत किया। रे आपके पिता का एक पुराना बहुत ही अच्छा क्लाइंट है। तब मार्था और रे दोनों ही समझ जाते हैं कि वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यानी दोनों ही ठगी का काम करते हैं। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात का वक्त होता है और डिटेक्टिव चार्ल्स और डिटेक्टिव रॉबिन्सन दोनों पेट्रोलिंग पर होते हैं। तभी उन्हें कंट्रोल रूम से कॉल आती है कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। तब डिटेक्टिव रॉबिन्सन और चार्ल्स बताए हुए एड्रेस पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वहां पर डिटेक्टिव रेली और ईस्टमैन पहले से मौजूद होते हैं। तब रॉबिन्सन और चार्ल्स उस घर के बाथरूम के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं बाथटब के अंदर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी और उस लड़की ने अपनी नसें काटकर अपनी जान दे दी थी। उस डेड बॉडी को देखकर रॉबिन्सन को कुछ अटपटा सा लगता है कि ये सुसाइड केस नहीं हो सकता। तब रॉबिन्सन उस केस में इंटरेस्ट दिखाकर उस केस की तफ्तीश कर रहा होता है और वो लोग क्राइम सीन पर सुसाइड नोट ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं और फाइनली उन लोगों को एक सुसाइड नोट मिल भी जाता है। आगे रॉबिन्सन अपनी गर्लफ्रेंड रेनी के घर पर पहुंचता है। इन दोनों की काफी सीक्रेट रिलेशनशिप होती है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होता। रेने के साथ में रोमांस कर वो उसी रात वापस घर से बाहर निकल जाता है तो बाहर उसे चार्ल्स की गाड़ी दिखाई देती है जो रॉबिन्सन का ही वेट कर रहा होता है।
तब रॉबिन्सन चार्ल्स की गाड़ी में बैठ जाता है और चार्ल्स रॉबिन्सन से कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस बात को सीक्रेट रखना चाहते हो क्योंकि तुम नहीं चाहते कि लोग इस बारे में बात करें कि तुम्हारी वाइफ के सुसाइड के बाद भी तुम्हारा अफेयर चल रहा है। तब रॉबिन्सन कहता है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे बस मेरे बेटे एडी की चिंता है क्योंकि उसकी माँ की मौत के बाद उसका बर्ताव बिल्कुल बदल चुका है। आगे वो दोनों सुसाइड केस के बारे में बात करने लगते हैं और चार्ल्स रॉबिन्सन को वो सुसाइड नोट देता है जो उस लड़की के घर से मिला था। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि रॉबिन्सन और चार्ल्स उस क्राइम सीन पर वापस जाते हैं और वो वहाँ पर उस केस को समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें उस सुसाइड नोट से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके जरिए उन्हें पता चल रहा था कि वो लड़की जिस आदमी को डेट कर रही थी उस आदमी को उस लड़की ने उसकी बहन के साथ ही इंटीमेट होते हुए देख लिया था, जिसके बाद उस लड़की का दिल टूट गया और उसने सुसाइड कर लिया। तब रॉबिन्सन कहता है, मुझे ये बात बहुत ही अजीब लग रही है। इस लड़की के पास जो भी कीमती जेवरात और पैसे होंगे वो सब यहाँ से गायब है, तो ये सुसाइड नहीं हो सकता। आगे रॉबिन्सन अपने घर में पहुँचता है तो वो देखता है उसका बेटा इतनी सुबह अपने घर के अंदर आ रहा था। ये देखकर रॉबिन्सन को लगता है कि उसका बेटा रात में बाहर शराब पीने गया था और वो अब घर पर लौट रहा है। तब रॉबिन्सन अपने बेटे पर चिल्लाने लगता है। तभी रॉबिन्सन की बहन वहाँ आती है और वो कहती है, एडी इतनी सुबह न्यूज़पेपर डालने जाता है ताकि कुछ पैसे कमाकर वो इस घर की मदद कर सके। यह सुनकर रॉबिन्सन को अपनी गलती पर अफसोस होता है कि वो बिना कारण अपने बेटे पर चिल्ला पड़ा। दूसरी तरफ रे और मार्था अपने नए टारगेट को फंसाने के लिए चिट्ठी लिख रहे होते हैं। दूसरी तरफ रॉबिन्सन अपने ऑफिस में अपने पुलिस चीफ मैक्स से कहता है, मुझे इस सुसाइड केस पर काम करना है। यह सुनकर पुलिस चीफ को काफी खुशी होती है कि रॉबिन्सन वापस पहले की तरह अपने काम पर लौटना चाहता है, पर वो रॉबिन्सन को ये सुसाइड केस नहीं देना चाहते थे क्योंकि इसे देखने से ये बस एक नॉर्मल सुसाइड केस लग रहा था। तब रॉबिन्सन पुलिस चीफ से जिद करता है और वो सुसाइड केस को अपने हाथ में ले लेता है। आगे रॉबिन्सन उस डॉक्टर के पास जाता है जो कि उस लड़की का पोस्टमार्टम करने वाला होता है। तब वो डॉक्टर रॉबिन्सन को इन्फॉर्मेशन देता है ये लड़की प्रेग्नेंट थी और इसने अपनी नस काटने की काफी देर तक कोशिश करी और उसके बाद इसे कामयाबी मिली। दूसरी तरफ रे और मार्था अपनी गाड़ी से अपने नए टारगेट से मिलने जा रहे होते हैं। मार्था काफी अजीब और सनकी दिमाग की लड़की होती है, इसलिए वो चलती गाड़ी में ही रे के साथ फिजिकल होने की कोशिश करने लगती है। तभी गाड़ी के पीछे कॉप लग जाता है और कॉप रे की गाड़ी को रुकवाता है और कॉप रे के पास आकर उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। कॉप रे के पेपर्स चेक करने के लिए वापस अपनी गाड़ी में जाता है और रे इस बात से काफी डरा हुआ था क्योंकि उसकी ये गाड़ी चोरी की होती है। तब रे मार्था से कहता है, तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से अब हम फंस चुके हैं। तब मार्था कहती है, मैं अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आती हूँ। तब मार्था उस पुलिस वाले की गाड़ी के पास जाती है और मार्था उस पुलिस वाले की गाड़ी में बैठकर उसके साथ भी फिजिकल होने लगती है। तब पुलिस वाला भी अपनी ड्यूटी भूलकर एंजॉय कर रहा होता है। रे को ये सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मार्था किसी के साथ ऐसे फिजिकल रिलेशन कैसे बना सकती है। आगे मार्था वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। तब वो पुलिस वाला भी गाड़ी से बाहर आता है और वो रे को उसका ड्राइविंग लाइसेंस दे देता है। पुलिस वाले की गाड़ी के जाने के बाद मार्था अपने पास से गन निकालती है और वो रे को धमकी देती है, तुम जितनी भी लड़कियों से आगे मिलोगे उन्हें अपना शिकार बनाओगे, पर तुम कभी किसी से दिल नहीं लगाओगे क्योंकि तुम प्यार सिर्फ मुझे ही कर सकते हो। मार्था बहुत पॉजिटिव हो चुकी थी और वो रे को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती थी। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि डिटेक्टिव रॉबिन्सन और डिटेक्टिव चार्ली ये तीनों सुसाइड करने वाली लड़की के रिश्तेदार से मिलने जाते हैं। तब लड़की की रिश्तेदार रोते हुए डिटेक्टिव रॉबिन्सन और डिटेक्टिव चार्ली को बताती है, जिस लड़की ने सुसाइड किया है उसका नाम पेटी फॉर्सिथ था। उसका पति एक वॉर हीरो था जो कि मारा गया। उसके मरने के बाद पेटी को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा पैसा मिला था। इस सुसाइड से पहले पेटी ने मुझे बताया था कि वो किसी रे मॉर्टिन नाम के आदमी को डेट कर रही है। पेटी ने बताया था कि रे मॉर्टिन फ्लोरिडा शहर से था। पेटी के रिश्तेदार से बात करके डिटेक्टिव रॉबिन्सन को काफी अच्छे लीड्स मिल चुके होते हैं कि जैसे पेटी के बॉयफ्रेंड का नाम रे मॉर्टिन होता है और वो फ्लोरिडा से था। आगे मूवी में हमें दिखाते हैं कि रे ने अपने नए टारगेट जेनेट नाम की एक बूढ़ी लेडी को फंसा लिया होता है, पर मार्था रे और जेनेट दोनों को साथ में देखकर मन ही मन में जल रही होती है और उसके बिहेवियर में ये जलन जेनेट भी महसूस कर लेती है।
डांस करते हुए रे जेनेट से कहता है हम फ्लोरिडा जाएंगे और फिर वहाँ पर शादी कर लेंगे। दूसरी तरफ रॉबिन्सन अपनी तफ्तीश जारी रखता है और वो सुसाइड करने वाली लड़की पैटी के घर पर जाता है। वहाँ पर वो न्यूज़पेपर की तलाशी लेता है और उसे एक ऐसा न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें एक कॉलम में लोगों ने डेटिंग के लिए एडवर्टाइजिंग दिए होते हैं और ये एडवर्टाइजिंग खासकर बूढ़ी अकेली औरतों और बूढ़े मर्दों द्वारा दिए गए थे जो काफी अकेले पड़ चुके हैं। आगे डिटेक्टिव चार्ली और डिटेक्टिव रॉबिन्सन उन पेपर को पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि वो लोनली हार्ट आर्टिकल्स में से इस केस का लिंक ढूंढ रहे थे। आगे रॉबिन्सन उस बैंक के मैनेजर से पूछताछ करता है जिसमें पेटी का अकाउंट था। तब बैंक मैनेजर रॉबिन्सन को बताता है पेटी ने अपने नाम से और रे मॉर्टिन नाम से एक जॉइंट अकाउंट बनवाया था जिसमें उन्होंने अपने बैंक अकाउंट के सारे पैसे डलवा दिए थे, पर उस जॉइंट अकाउंट का सारा पैसा अगले दिन ही कैश निकाल लिया गया था और ये पैसा तकरीबन $6,000 था। दूसरी तरफ रे ने जो पैटी के साथ किया था वो बिल्कुल वैसा ही जेनेट के साथ कर रहा होता है। वो जेनेट को उस बैंक में ले आता है जिसमें उसका बैंक अकाउंट होता है और वहाँ पर वो जेनेट और अपने नाम से एक ज्वाइंट अकाउंट बनवा लेता है। आगे रे जेनेट को अपने साथ फ्लोरिडा ले जाता है और वहाँ फ्लोरिडा में वो जिस प्रकार के घर में जेनेट को लेकर गया होता है, जेनेट उस घर को देखकर पूरी तरह शॉक हो जाती है कि रे इस एरिया में इतने छोटे घर में रहता है। तब रे जेनेट को किसी तरह मना लेता है कि वो यहाँ पर सिर्फ 2 दिन के लिए रहेंगे, उसके बाद शादी कर कर वो हनीमून के लिए निकल जाएंगे। हनीमून की बात को सुनकर जेनेट खुश हो जाती है और वो इस बात को इग्नोर कर देती है। तब जेनेट रे से कहती है ये मार्था कौन है और ये हमारे साथ यहाँ पर क्यों आई है? मुझे इसके बर्ताव से लगता है कि ये मुझसे बहुत जलन करती है। तब रे कहता है मार्था बस एक नर्स है, वो मेरी बहन है और तुम जो उसके बारे में सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। जेनेट रे के समझाने पर मार्था के बिहेवियर को इग्नोर करती है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। आगे वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तब मार्था उन दोनों के लिए चाय बनाकर लाती है। तब जेनेट मार्था के चाय के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करती और वो रे से कहती है मैं अभी नहाने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ थोड़ी देर बाद तुम भी मुझे ज्वाइन कर लो। जेनेट के वॉशरूम में जाते ही मार्था और रे दोनों में झगड़ा होने लगता है और रे मार्था से कहता है तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, तुम मेरा सारा प्लान बिगाड़ दोगी। तब मार्था कहती है मेरा दिमाग फिर चुका है, मुझे वो बुढ़िया बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तब रे मार्था से कहता है जब हमें हमारा पैसा मिल जाएगा तो हम यहाँ से निकल पड़ेंगे, मंडे को हमारा चेक क्लियर होगा, तब तक तुम्हें शांत रहना होगा। मार्था बहुत गुस्से में होती है, फिर भी उसे रे की ये बात माननी पड़ती है। उसी रात रे और जेनेट दोनों बेडरूम में होते हैं और वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। रूम के बाहर मार्था भी लेटी होती है और वो भी इन सारी आवाजों को सुन रही होती है। थोड़ी देर बाद मार्था के सब्र का बांध टूट जाता है और वो अचानक रे के बेडरूम में आ जाती है और मार्था जेनेट के सर पर एक हथौड़ा मारती है और जेनेट को लहूलुहान देखकर रे भी पूरी तरह से डर जाता है। तब मार्था रे के ऊपर चढ़ जाती है और वो उसे कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तब रे मार्था को समझाता है मैं बस अपने प्लान को फॉलो कर रहा था ताकि हम उसका पैसा लूट सके, मेरी जेनेट के लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। रे समझाकर मार्था को शांत कर देता है। तब रे और मार्था दोनों साथ में इंटीमेट होने लगते हैं और वहीं बगल में बेड के नीचे जेनेट पड़ी थी जो कि तड़प रही होती है और वो मरने वाली होती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव रॉबिन्सन अपने घर में होता है। तभी वो देखता है कि रेने उसके घर पर आ गई है। रेने को अपने घर पर देखकर रॉबिन्सन थोड़ा शॉक हो जाता है। तब रेने उसे बताती है कि उसके पिता एक्सपायर हो गए हैं। तब रॉबिन्सन रेने को दिलासा देता है और उसे अपने घर के अंदर ले जाता है। रॉबिन्सन और रेने रॉबिन्सन के रूम में होते हैं। तभी रूम के अंदर अचानक एडी आ जाता है और एडी अपने पिता को किसी दूसरी औरत के साथ लेटा देखकर शॉक रह जाता है। एडी कुछ और समझकर वहां से गुस्से से चला जाता है। अगले दिन रॉबिन्सन के दिमाग में वही सारी बातें चल रही होती है और वो शूटिंग ग्राउंड में शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ चार्ल्स आता है और वो रॉबिन्सन को बताता है हमें एक मिसिंग लेडी के बारे में पता चला है। उस लेडी की बेटी ने हमसे शिकायत की है कि उसकी माँ काफी दिनों से लापता हो गई है और उनके अकाउंट से सारे पैसे भी गायब है। डिटेक्टिव रॉबिन्सन और चार्ल्स जेनेट की बेटी से मिलते हैं और वो उससे पूछते हैं तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी माँ मिसिंग हो गई है। तब जेनेट की बेटी कहती है क्योंकि मेरी माँ ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें वो बोल रही थी कि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है, पर उस लेटर में मेरी माँ की हैंडराइटिंग नहीं थी। जेनेट की बेटी के पास एक फोटोग्राफ भी होती है जो जेनेट और रे की होती है। जेनेट की बेटी वो फोटोग्राफ डिटेक्टिव रॉबिन्सन को देती है और वो कहती है इस आदमी का नाम शायद रे मॉर्टिन है और मेरी माँ इसके साथ फ्लोरिडा गई है।
मूवी के अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि डिटेक्टिव रॉबिन्सन, डिटेक्टिव चार्ल्स और डिटेक्टिव रेली तीनों फ्लोरिडा पहुंच जाते हैं और वो वहां पर लोकल पुलिस ऑफिसर को रे मॉर्टिन की फोटो दिखाते हैं और वो उन लोकल पुलिस वालों को बताते हैं इस आदमी का नाम रे मॉर्टिन है। इस आदमी के साथ एक औरत भी है जो इसकी बहन बनकर घूमती है। ये दोनों हमारे प्राइम सस्पेक्ट है। उन लोकल पुलिस वालों में वो पुलिस वाला भी शामिल होता है जिसने रे और मार्था को हाईवे पर पकड़ा था। वो उस फोटो पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और यह बात रॉबिन्सन देख लेता है कि ये पुलिस वाला नजरें चुरा रहा है। आगे रॉबिन्सन उस पुलिस वाले से अकेले में जाकर बात करता है और रॉबिन्सन उस पुलिस वाले को बताता है कैसे इन दोनों ने मिलकर मासूमों की जान ली है। तब वो पुलिस वाला कहता है मैं इस फोटोग्राफ वाले आदमी को नहीं जानता। आगे डिटेक्टिव रॉबिन्सन, चार्ल्स और रेली फ्लोरिडा से निकलकर वापस अपने शहर जाने वाले थे। तभी एयरपोर्ट पर वो पुलिस वाला रॉबिन्सन से मिलने आता है और वो पुलिस वाला रॉबिन्सन को अकेले में बताता है मैंने रे और मार्था इन दोनों को हाईवे पर पकड़ा था गाड़ी को गलत तरीके से चलाने के लिए। वो पुलिस वाला उस गाड़ी की डिटेल और ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखा हुआ पूरा नाम रॉबिन्सन को बता देता है। रॉबिन्सन को अब रे का असली पूरा नाम पता चल चुका होता है और रे का पूरा नाम रेमन मार्टिन फर्नांडिस था। रॉबिन्सन, चार्ल्स और रेली तीनों पुलिस हेडक्वार्टर आ जाते हैं और उन्हें पुलिस रिकॉर्ड में रेमन की हिस्ट्री मिल जाती है कि कैसे वो ठगी करता था और उसकी दो शादी हो चुकी होती है जिसमें से उसकी दोनों बीबी किसी वजह से मर गई थी। उन्हें वहां से रेमन फर्नांडिस का मेल बॉक्स एड्रेस भी मिल जाता है जो कि मैनहट्टन शहर में था। उसके बाद वो तीनों मैनहट्टन जाते हैं और वो उसके मेल बॉक्स को ओपन करके देखते हैं जिस बॉक्स में रे के लिए अक्सर चिट्ठियां आया करती थी। वो तीनों रे की सारी चिट्ठियां लेकर पुलिस हेडक्वार्टर चले जाते हैं। वो उन चिट्ठियों को पढ़ते हैं और उसमें कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ डिटेक्टिव एस्टमैन आता है और वो रॉबिन्सन को बताता है मैंने केस कंपनी का सारा कस्टमर डेटाबेस चेक किया है और उसमें मुझे रेमन मार्टिन फर्नांडिस नाम का एक ही बंदा मिला जो कि फ्लोरिडा के एयरपोर्ट के पास रहता है। एस्टमैन वो एड्रेस रॉबिन्सन को देता है और ये रॉबिन्सन के लिए एक बहुत ही अहम कड़ी थी रे तक पहुंचने के लिए। आगे रॉबिन्सन, चार्ल्स, रेली और एस्टमैन ये चारों रे के एड्रेस तक पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। रे के घर के बाहर पहुंचकर वो दरवाजा तोड़कर फोर्स एंट्री लेते हैं तो वो देखते हैं घर के बाहर दूध पड़ा हुआ है और टेबल पर ब्रेकफास्ट पड़ा हुआ है। यानी यहाँ पर कोई कुछ देर पहले तक था पर अब वो घर पूरी तरह खाली होता है। पुलिस ऑफिसर उस पूरे घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें बेसमेंट की छत पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। तब वो लोग ऊपर जाते हैं और कमरे के फ्लोर को तोड़ते हैं तो उन्हें फ्लोर के अंदर खून दिखाई देता है। ये वही जगह थी जहाँ पर मार्था ने जेनेट को मारा था पर उन्हें जेनेट की लाश अभी तक भी नहीं मिली थी। आगे रे और मार्था एक नई लेडी डेल्फिन को अपना नया शिकार बनाने वाले होते हैं। डेल्फिन मिशिगन में रहती है अपनी छोटी बच्ची के साथ। थोड़े टाइम में ही रे डेल्फिन और उसकी बेटी रेनले को पूरी तरह से इम्प्रेस कर देता है। वो दोनों रे के काफी करीब आ जाते हैं। रे डेल्फिन के साथ खुश रहने लगा था और उसे उसकी छोटी बच्ची के साथ रहना भी पसंद आ रहा था, जबकि मार्था उस दिन का वेट कर रही होती है कि किस दिन वो डेल्फिन को मारेगी और वो लोग उसके पैसे लूटकर वहां से चले जाएंगे। मार्था और रे के बीच इस बात को लेकर झगड़ा भी होता है पर रे मार्था की बात का कोई भी सीधा जवाब नहीं देता। तब मार्था को लगता है कि रे डेल्फिन के साथ ज्यादा खुश रहने लगा है और वो मार्था को छोड़ने के चक्कर में है। एक दिन मार्था घर के बाहर बैठकर कुछ सोच रही होती है तभी उसे डेल्फिन के कमरे से आवाजें आती है। मार्था डेल्फिन के कमरे में जाती है तो डेल्फिन की तबीयत खराब थी और डेल्फिन उल्टियां कर रही होती है। तब डेल्फिन वॉशरूम से बाहर आकर मार्था को बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं रे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इस खबर को सुनते ही मार्था का दिमाग खराब हो जाता है और वो समझ जाती है कि अब रे उसे धोखा दे रहा है। मार्था डेल्फिन को सिंपैथी दिखाती है और कहती है तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मार्था डेल्फिन के लिए एक ग्लास दूध लेकर आती है। रे जब घर पहुंचता है तो वो देखता है डेल्फिन की हालत काफी खराब हो चुकी होती है और डेल्फिन की ऐसी हालत मार्था की वजह से हुई थी क्योंकि उसने दूध के गिलास में कुछ मिला दिया होता है। ये देखकर रे मार्था से लड़ने लगता है और मार्था कहती है तुम मुझे धोखा देने वाले थे। तब रे अपनी गन निकालकर मार्था पर गन पॉइंट कर देता है। तब मार्था कहती है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, इससे अच्छा होगा तुम मुझे मार दो। रे थोड़ी देर के लिए मार्था को गोली मारने की सोचता है पर वो समझ जाता है कि वो मार्था को नहीं मार सकता। डेल्फिन भी ये सारी बातें सुन रही थी। तब मार्था रे के सामने शर्त रखती है अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें डेल्फिन को मारना पड़ेगा।
नहीं तो तुम मुझे गोली मार दो। रे बहुत सोचता है और कोशिश करके वो डेल्फिन की तरफ गन पॉइंट करके गोली चला देता है और डेल्फिन मारी जाती है। आगे रे सड़क पर गाड़ी चला रहा होता है और वो गलती से ओवर स्पीडिंग कर देता है। तब एक पुलिस वाला रे को रोक देता है। वो पुलिस वाला रे का लाइसेंस लेता है और अपनी गाड़ी में चेक करने चला जाता है। रे समझ जाता है कि उसका लाइसेंस चेक कर उस पुलिस वाले को उसकी हिस्ट्री पता चल जाएगी। तब रे अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वो उस पुलिस वाले की तरफ जाता है और रे अपनी गन निकालकर उस पुलिस वाले को मार देता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव रॉबिन्सन को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मिशिगन में किसी पुलिस वाले की हत्या कर दी गई है। तब रॉबिन्सन और चार्ल्स मिशिगन के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रे और मार्था डेल्फिन की लाश को ठिकाने लगाने में लगे होते हैं। आगे रे और मार्था डेल्फिन की छोटी बच्ची को घुमा रहे होते हैं और वो छोटी बच्ची परेशान होती है क्योंकि उसने बहुत समय से अपनी माँ को नहीं देखा होता है। रे और मार्था उस बच्ची को मार्केट लेकर जाते हैं और उसके लिए वहां से एक ट्राईसाइकिल लेते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव रॉबिन्सन और चार्ल्स भी मिशिगन पहुंच जाते हैं और वो वहां के लोकल डिटेक्टिव से मिलकर इंफॉर्मेशन लेते हैं। आगे वो दोनों लोकल टीम के साथ मिलकर मिशिगन की मेल बॉक्स बिल्डिंग में पहुंचते हैं और वो उस मेल बॉक्स को ढूंढते हैं जिस मेल बॉक्स में रे ने चिट्ठियां लिखी थी। रे ने डेल्फिन नाम की लड़की को चिट्ठी लिखी होती है। रॉबिन्सन और लोकल टीम डेल्फिन नाम की लड़की का मेल बॉक्स ढूंढ लेते हैं और उन्हें उससे डेल्फिन के घर का पता भी मिल जाता है। डेल्फिन की छोटी बच्ची अपनी माँ को ना देख पाने की वजह से बेचैन होती है। तब मार्था उसके पास जाती है और उसे बहला फुसलाकर कहती है, अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। इस बात पर वो बच्ची गुस्सा करती है और वो मार्था की उंगली को काटती है। तब मार्था को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस रूम से बाहर निकल जाती है। अब मार्था के दिमाग में कुछ चल रहा होता है और वो बाथ टब में पानी भरने लगती है। आगे हमें मूवी में अगला सीन बताया जाता है जब पुलिस की पूरी टीम डेल्फिन के घर पर पहुंच जाती है। तब मार्था अपनी पैकिंग कर रही होती है और रे भी ट्रक में सामान रख रहा होता है। वो दोनों वहाँ से भागने की तैयारी में होते हैं। तभी पुलिस उन दोनों पर अटैक करके अचानक उन दोनों को ही पकड़ लेती है। पकड़े जाने पर वो दोनों छटपटाने लगते हैं। तब पुलिस वाले उन दोनों से पूछते हैं डेल्फिन की बेटी कहाँ है और डेल्फिन कहाँ है। तब वो दोनों पुलिस को कुछ भी नहीं बताते। तब चार्ल्स घर के पास ही बने घोड़े के तबेले में जाता है तो वो देखता है कि तबेले की फर्श पर ताजा ताजा सीमेंट लगाया गया था और वहां पर 2 पंखे लगाए गए थे उस सीमेंट को जल्दी सुखाने के लिए। पुलिस समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर डेल्फिन की लाश को गाड़ा गया होगा। तब रॉबिन्सन की नजर घर के आसपास उस छोटी बच्ची को ढूंढ रही होती है और रॉबिन्सन की नजर वहीं रखी नई ट्राईसाइकिल पर पड़ती है और उसे देखकर अचानक रॉबिन्सन उस ट्रक की तरफ देखता है जिसे लेकर रे और मार्था वहां से भागने वाले थे। उस सामान के साथ उस ट्राईसाइकिल का बॉक्स भी रखा हुआ था। रॉबिन्सन को उस बॉक्स को देखकर कुछ अजीब लगता है और वो उस बॉक्स के पास जाकर उसे ओपन करता है तो उस बॉक्स में उस बच्ची की लाश होती है जिसे रॉबिन्सन नहीं देख पाता। डेल्फिन की लाश को घोड़े के तबेले में पाकर पुलिस समझ जाती है कि जेनेट की लाश को भी फ्लोरिडा में घर के फ्लोर पर ही दफनाया गया होगा। पुलिस उस घर में छानबीन करती है तो कोयले के नीचे पुलिस को ताजा सीमेंट का प्लास्टर मिल जाता है और पुलिस को उसके नीचे जेनेट की लाश भी मिल जाती है। अब डिटेक्टिव रॉबिन्सन उन दोनों को अरेस्ट करके वहां से ले जाते हैं और रॉबिन्सन जानता था जज इन दोनों हत्यारों को तभी कड़ी सजा देगा जब इन दोनों में से कोई एक मर्डर की बात को कन्फेस कर लेगा। तब रॉबिन्सन पहले रे से सच उगलवाने की कोशिश करता है पर रे टॉर्चर करने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोलता। तब डिटेक्टिव रॉबिन्सन मार्था से पूछताछ करते हैं और मार्था भी रॉबिन्सन को कुछ बताने से साफ इनकार कर देती है। तब रॉबिन्सन मार्था के साथ घुमा फिरा के बात करने लगता है और वो मार्था से कहता है जो मरे हैं उनके परिवार वालों को ये बात तो पता होनी चाहिए कि उनकी मौत कैसे हुई थी। यह सुनकर मार्था डिटेक्टिव रॉबिन्सन की बातों में आ जाती है और वो बता देती है कि उसने जेनेट को हथौड़े से मारा था और रे ने उसका गला दबाया था। रॉबिन्सन के हाथ मार्था का बयान लग गया था। उसके बाद रॉबिन्सन उन दोनों को न्यूयॉर्क ले जाता है, उनका ट्रायल करवाता है। उन दोनों पर 44 दिन ट्रायल चलता है और उन्हें 3 मर्डर केस में दोषी पाया जाता है और बाकी 20 मर्डर में उन्हें सस्पेक्ट माना जाता है। अब फैसले का दिन होता है और डिटेक्टिव रॉबिन्सन कोर्ट जाने से पहले अपने बेटे एडी से मिलते हैं और रॉबिन्सन एडी से कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ ने आत्महत्या क्यों की
पर तुम्हारी माँ मुझे ना भी पसंद करती हो, पर वो तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। पर हमें अब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। यह सुनकर एडी रॉबिन्सन को गले लगा लेता है। आगे हमें वापस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का ऑफिस बताया जाता है, जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। अब रॉबिन्सन और बाकी पुलिस ऑफिसर उसी चेयर के सामने बैठे होते हैं और चेयर के पास रे को लाया जाता है, क्योंकि उसे सजाए मौत मिलती है। रे को उस चेयर पर बिठाया जाता है और वो छटपटा रहा होता है। तब रे को उस चेयर पर बांधकर उसका मुंह भी बांध दिया जाता है और जल्लाद उस चेयर पर करंट पास कर देता है। रे पुलिस ऑफिसर के सामने कुछ ही देर में वहां तड़प तड़प कर मर जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। रे की मृत्यु के बाद उस चेयर पर मार्था को भी बिठाया जाता है और मार्था को भी उसी तरह से सजाए मौत दे दी जाती है। चार्ल्स को किसी को इस तरह से मारते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। तब रॉबिन्सन चार्ल्स को समझाता है ये बस हमारा काम था, और उसके बाद रॉबिन्सन वहां से चला जाता है और उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी होती है। आगे वो रेने और एडी के साथ अपनी जिंदगी शांति से बिता रहा होता है। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित मूवी थी। रे और मार्था नाम के कपल सचमुच अमेरिकन सीरियल किलर थे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।